सभी दोस्तों का अपनी क्लास में हम एक बार फिर से वेलकम करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट पर बात करने के लिए इस लेक्चर में आए हैं। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ये हमारा टॉपिक है। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट पर बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। अगर पता ही नहीं होगा तो फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट्स को क्या खाक देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि वैलेंसी होता क्या है। वैलेंसी बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। वैलेंसी बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर वैलेंसी डिपेंड करती है। तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स लूज़ भी किए जा सकते हैं और वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स गेन भी किए जा सकते हैं। वैलेंसी या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एन एटम होगी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय एन एटम होगी। एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है वो उसकी वैलेंसी, एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है वो उसकी वैलेंसी। ठीक, यानी दोनों तरीक़ों से हम वैलेंसी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन जितने उसने लूज़ किए वो वैलेंसी, या जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। लूज़ करने का जो केस है वो मेटल्स के केस में, ठीक है, एक मेटल का वैलेंसी वो होगा जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, और एक नॉन मेटल का वैलेंसी वो होगा जितने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा। ठीक, तो ये तो हमने बात की आयनिक कंपाउंड्स के हवाले से। अगर कंपाउंड्स आयनिक हों तो मेटल जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो मेटल का वैलेंसी, और नॉन मेटल जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो उस नॉन मेटल का वैलेंसी। ठीक है, अगर हम बात करें कोवेलेंट कंपाउंड्स के हवाले से तो वैलेंसी जो है बेसिकली वो होता है कोवेलेंट कंपाउंड्स में कि एक एटम कितने बॉन्ड्स बनाता है। एक एटम फॉर एग्जांपल फास्फोरस है, फास्फोरस अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो उसका वैलेंसी 3 होगा। ठीक, नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो उसका वैलेंसी 3 होगा। वाटर के अंदर ऑक्सीजन ने 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी उस केस में 2 होगा। HCl के अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन ने एक एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो दोनों का वैलेंसी एक एक होगा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड इज कॉल्ड वैलेंसी। कोवेलेंट कंपाउंड्स में जितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा कोई एटम वो उसका वैलेंसी होगा। करेक्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली एक चार्ज है। ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली एक चार्ज है, और ये चार्ज दो तरीक़ों से आता होता है। चार्ज दो तरीक़ों से आता होता है, या तो ये हो कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करके चार्ज गेन कर ले, या कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके चार्ज हासिल कर ले अपने ऊपर। ठीक, और या ये हो सकता है चार्ज ऐसे आ सकता है कि जब कोई दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, यानी फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और क्लोरीन आ जाएं, आपस में मिल जाएं। ठीक, कि दो डिफरेंट टाइप एटम है ना, हाइड्रोजन एक अलग एटम है, क्लोरीन एक अलग एटम है। ठीक, लेकिन अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आ जाएं तो वो अलग अलग नहीं है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक ही हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग हैं। अगर ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और हम कहेंगे कि क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस केस में वो -1 हो गया, और हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 हो गया। तो इसी तरह एक और एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। सोडियम क्लोराइड के केस में चार्ज कैसे आया? इलेक्ट्रॉन लूज़ और गेन करने से, इलेक्ट्रॉन लूज़ और गेन करने से। जबकि HCl के केस में चार्ज कैसे आया? अनइक्वल शेयरिंग की वजह से। तो कंक्लूजन लगाएं, ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली चार्ज और एटम है, और चार्ज कैसे आया? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने से, या फिर गेन करने से, या फिर अनइक्वल शेयरिंग से। अच्छा, एक और केस है, अगर मिसाल के तौर पर दो हाइड्रोजन एटम्स आ जाएं जैसे H2 में इकट्ठे होते हैं, या दो ऑक्सीजन एटम्स आ जाएं जैसे O2 में इकट्ठे हैं, दो नाइट्रोजन आ जाएं जैसे N2 में, तो जब दो सेम टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे ना, यानी जिसे हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे, तो उस केस में अनइक्वल शेयरिंग नहीं होगी। उस केस में फिर ऑक्सीडेशन स्टेट तब ज़ीरो होगा, क्योंकि शेयरिंग इक्वल हो रही है। ठीक,
ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 सो ऑन, -1 -2 -3 -4 सो ऑन। ये उस सूरत में ही होगा जब अनइक्वल शेयरिंग होगी, जब यानी जब दो एटम्स मुख्तलिफ एटम्स ने आपस में बॉन्ड में बना रखा होगा। और जब दो सेम टाइप्स ऑफ एटम्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे तब ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगा। जैसे H2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है, Cl2 में ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का ज़ीरो है। तो उम्मीद है कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट का थोड़ा सा कंसेप्ट रिकॉल हो गया होगा। तो डी ब्लॉक के वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट पर बात करते हैं। डी ब्लॉक में पहला रो लिख देते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। करेक्ट, ये हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। और हम जानते हैं कि वैलेंसी जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। वैलेंसी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। ये बात मैं भी रिकॉल करवा चुका हूँ। अगर हम आयरन को ही ले लें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन की ले लेते हैं। चलो, आयरन 26 एटॉमिक नंबर है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p6 के बाद हम 4s2 और उसके बाद तकरीबन 4s2 और बन जाएगा 3d6। ठीक हो गया, 4s2 3d6। हमने 4s2 में इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, ये बात सबको पता है, और 3d6 में 3d में इलेक्ट्रॉन्स बाद में भरते हैं। 4s में पहले और 3d में इलेक्ट्रॉन्स बाद में। लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए 3d को ज़रा चलो पहले लिख देते हैं और 4s को बाद में लिखते हैं। अगर हम बात करें इनकी 4s2 और 3d6 को अगर देखो तो ये तो हमने पहला रो लिखा, यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम वाला रो। यानी इससे नीचे वाला जो रो है येट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम वाला रो, उसके अंदर क्या होगा कि 4s की जगह तुम्हें 5s देखने को मिलेगा और 3d की जगह 4d देखने को मिलेगा। ठीक है, उससे निचले वाली रो में आ जाओ, लेंथेनम हैफनियम वाली रो में, लेंथेनम हैफनियम टेंटेलम टंगस्टन वाली रो में, उसमें तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि 5s2 की जगह 6s2 और 5d हो जाएगा। 6s और 5d हो जाएगा। तो हमने देखा जैसे हम फर्स्ट रो से दूसरी रो में गए तो S4 से 5 हो गया, सेकंड से थर्ड में गए तो 5 से 6 हो गया, और D अगर हम फर्स्ट से सेकंड में गए तो 3 से 4 हो गया, और थर्ड में गए तो 4 से 5 हो गया। तो चल कैसे रहा है 4 5 6 और D चल रहा है 3 4 5। तो हम इसके लिए जनरली N लिख सकते हैं, जनरली N लिख सकते हैं, NS। करेक्ट, NS लिखेंगे क्योंकि S के साथ 4 5 6 यानी तीनों चल रहे हैं। और 0 1 और 2 हम जानते हैं कि क्रोमियम के केस में क्या होता है कि S से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके D में चला जाता है। सिमिलर केस इज विद कॉपर, और उससे नीचे और भी एलिमेंट्स हैं जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ कहाँ किस किस केस में इलेक्ट्रॉन निकल करके उधर चले जाते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है, हमें देखने को मिलता है कि 4s2 कम्प्लीटली फील्ड देखने को मिलता है, इसीलिए हमने 2 लिखा। ठीक है, कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि एक इलेक्ट्रॉन S से निकल करके D में चला गया, इसीलिए हमने साथ 1 लिखा। और पैलेडियम के केस में तुम जानते हो कि पैलेडियम के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल करके D में चले जाते हैं और उसका 4d10 हो जाता है। 4d10 और 5s 0 हो जाएगा पैलेडियम के लिए। तो साथ 0 1 2 NS का मतलब कि N के साथ 4 5 और 6 हो सकते हैं और S में 0 1 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और अगर हम यही चीज़ D के लिए लिखें तो हम लिखेंगे N -1 D। यानी अगर S के साथ हमें N देखने को मिल रहा है, यानी 4 अगर विल्फर्स देखने को मिल रहा है, तो हमें D के साथ N-1 यानी 3 देखने को मिलेगा। अगर हमें S के साथ 5 देखने को मिल रहा है तो D के साथ N-1 यानी 4 देखने को मिलेगा हमें। और D के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो 1 से लेकर 10 तक हो सकता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। और S के अंदर 3 वैल्यूज़ अलाउ हैं, 0 1 और 2। ये बात समझ आ गई? ये हो गया इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए। आयरन की अगर मैं बात करूं तो 4s2 को हमने पहले लिखा, हम ज़रा सिंप्लिसिटी के लिए 3d को पहले लिख देते हैं और 4s को बाद में लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमने भी फ़िलहाल इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है इनमें से। तो हम जानते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल से निकालते हैं। 4s बाद में होता है यानी वैलेंस शेल है, और 3d ज़रा नीचे करके अंदर की तरफ होता है। तो 3d से हम इलेक्ट्रॉन बाद में निकालते हैं, 4s से हम इलेक्ट्रॉन पहले निकालते हैं। 3d6 और 4s2।
4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, Fe+2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3d6 और 4s0। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +2। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया इसका, और 4s में 0 हो गया। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ आयरन FeCl2 बनाना पसंद करता है, FeSO4 बनाना पसंद करता है, और इसी तरह से FeO बनाना पसंद करता है। इन सब को हम फेरस बोलते हैं। इन सब को, अगर आयरन 2 वैलेंसी शो करे तो उसके कंपाउंड्स को हम फेरस बोलते हैं। लेकिन अगर गौर से देखो, 4s 0 हो गया। हमने कहा था कि 0%, 50% और 100% जो इलेक्ट्रॉन से फिल्ड अप ऑर्बिटल्स होते हैं वो कुछ हद तक स्टेबल, हम कह सकते हैं कि स्टेबल होते हैं। ठीक हो गया। लेकिन 3D में देखो, 3D इस वक्त 6 इलेक्ट्रॉन हैं 3D में, तो 3D हमारे पास स्टेबल फील नहीं करेगा। तो अगर उसको हम थोड़ा और एनर्जी दें तो वो चाहेगा कि उसका एक और इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया जाए, यानी 3D 5 कर दिया जाए। तो +3 हो जाएगा एक और इलेक्ट्रॉन निकालने से, और इधर 3D 5 हो जाएगा और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाएगा। ये बात सही हो गई। अब 3D 5 वाला जो है, हम जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पर देखें तो 3D 5 वाले को ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए क्योंकि हाफ फील्ड है, और 3D 6 वाले को थोड़ा कम स्टेबल होना चाहिए। फिर भी ये जो Fe2 पॉजिटिव है, यानी 3D 6 वाला, ये Fe3 पॉजिटिव की निस्बत कुछ ज़्यादा स्टेबल होता है, थोड़ा उससे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसकी भी बात करते हैं कि Fe+2 क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है Fe+3 से। मैंगनीज़ की बात करें अगर हम, मैंगनीज़ का एटॉमिक नंबर है 25, 4s2, इसको ज़रा बाद में लिख रहे हैं फिर से, और 3d5 कॉमा लगा दिया। इसके वैलेंस शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालो तो मैंगनीज़ +2 बनाएगा और 3d5 कर देगा, करेक्ट। और 4s में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 0 हो जाएगा। इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। अगर हम D में से भी 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, मैंगनीज़ +2 के साथ साथ +7 भी बनाना पसंद करता है। जिस तरह आयरन +2 के साथ +3 बनाना पसंद करता है, इसी तरह से मैंगनीज़ +7 भी बनाना पसंद करता है। तो 3D में 0 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो हम मैंगनीज़ के +2 और +7 का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि +2 इसीलिए स्टेबल है कि हम S से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, पीछे D में 5 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं और ये स्टेबल फील करता है। ठीक। और मैंगनीज़ +7 की हम एक्सप्लेनेशन ऐसे दे सकते हैं कि S से भी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, D में से भी सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 0% इलेक्ट्रॉन हो गया, तब भी स्टेबिलिटी है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और इसके साथ साथ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके बीच में इसके और भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, लाइक +3, +4, +5, +6, लेकिन वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। +2 और +7 ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं और ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया। अगर हम मज़ीद बात करें क्रोमियम के हवाले से, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम जानते हो, 4s1 और 3d5, करेक्ट। अगर हम 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो Cr पॉजिटिव हो जाएगा और पीछे बच जाएगा 3d5 एंड 4s 0। ये इसने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो की। लेकिन ये जो इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, आल दो के D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है और 4s 0 है, लेकिन इसका ये जो क्रोम है, क्रोमियम +1 नहीं बनाता होता, क्रोमियम का +1 स्टेबल नहीं होता। इसकी भी बात हम आयरन वाले के साथ कर देते हैं, यानी एंड में चलकर एक ही साथ सबकी बात कर लेंगे। अभी सिर्फ देखते जाओ कि कौन कौन सा एलिमेंट कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, करेक्ट। तो इस केस में +1 इसने ऑक्सीडेशन स्टेट शो की, प्लस। और ये बात याद रखो कि क्रोमियम का जो प्लस है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। क्रोमियम जनरली +6 बनाना पसंद करता है। 5 इलेक्ट्रॉन और निकाल दो, 3d 0 हो जाएगा और 4s तो 0 है ही है। तो यानी क्रोमियम के 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4s में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3d में से भी 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो क्रोमियम +6 हम कह सकते हैं कि स्टेबल है। कैसे स्टेबल है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, 0% फिलअप है, तो
हम जानते हैं कि 0%, 50% और 100% स्टेबल फील करते हैं। क्रोमियम +6 के साथ साथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाना शो करता है, बनाता होता है, ठीक हो गया, या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हम यूँ कहें शो करता है। क्रोमियम +3 हम इधर से बना सकते हैं, इस ऊपर वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला और 3d में से बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 3d में बाकी के कितने 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 एंड 4s0, करेक्ट। क्रोमियम +3 कुछ स्टेबल है, क्रोमियम +3 कुछ स्टेबल है। चलो अभी बात कर लेते हैं कि भाई ये अनयूजुअल बिहेवियर क्यों शो कर रहा है और हाफ फील्ड और फुल फील्ड की एक्सप्लेनेशन हमारा फेल क्यों हुआ जा रहा है। रीज़न ये है कि ये जो स्टेबिलिटी है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कम्प्लीटली डिपेंड नहीं करती। स्टेबिलिटी कुछ और फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है, लाइक ऐसे फैक्टर्स कि अगर ये पॉजिटिव बना है तो इसके साथ कोई ना कोई नेगेटिव भी आएगा, इसके साथ कोई ना कोई नेगेटिव भी आएगा। अब Fe2 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव है, उसके साथ कोई ना कोई नेगेटिव आयन भी आएगा। Cr3 पॉजिटिव है, उसके साथ कोई नेगेटिव आयन भी आएगा। अगर हम Cr पॉजिटिव बनाए तो उसके साथ भी कोई ना कोई नेगेटिव आयन ज़रूर आएगा। तो जो ये स्टेबिलिटी है कैटाइन की, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ पर तो डिपेंड करती है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करती जितना कि उसके साथ आने वाले एनाइन पर डिपेंड करती है। मैं बात रिपीट कर रहा हूँ कि कैटाइन जब बनता है तो कैटाइन के साथ एनाइन भी आता होता है, ठीक। और ये जो कैटाइन की स्टेबिलिटी है वो एनाइन पर डिपेंड करती है कि एनाइन किस नेचर का है। तो उसी एनाइन की नेचर को देखते हुए ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम +1 बनाने की बजाय +3 बनाता है, ठीक हो गया। और इसी वजह से आयरन का +2 ज़्यादा स्टेबल है बनिस्बत +3 के। हालांकि +3 के अंदर 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। रीज़न यही है कि जो साथ आने वाला एनाइन है उसकी नेचर पर डिपेंड करता है कि बनने वाला कैटाइन कितना स्टेबल होगा, करेक्ट। लेकिन ये जो अभी तुम्हें लॉजिक दी ये फ़िलहाल इनकम्प्लीट है, अभी इस पर रिसर्च चल रही है, साइंटिस्ट अभी भी इसी पर काम कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। तुम्हारे टाइम में जब केमिस्ट्री थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी आने वाले वक्तों में, तो तब इसकी कुछ ज़्यादा अच्छी लॉजिक हमें मिल सकेगी। फ़िलहाल यही लॉजिक है कि जो कैटाइन की स्टेबिलिटी है वो न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है बल्कि उसके साथ मौजूद एनाइन की नेचर पर भी डिपेंड करती है। एनाइन की नेचर पर डिपेंड कैसे करती है इस बात को अभी डिस्कस नहीं करते, इसको अभी टाइम के लिए छोड़ देते हैं। और टाइम के साथ जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो एनाइन की नेचर को तुम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने लग जाओगे, करेक्ट। फ़िलहाल यही बात अभी जहन में रखो कि एनाइन की नेचर पर भी कैटाइन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। बात करें अगर हम स्कैंडियम की, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 4s2 और 3d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके स्कैंडियम अपने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है, स्कैंडियम अपने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन लूज़ करके +3 चार्ज ले लेता है। 3d 0 हो जाता है और 4s भी 0 हो जाता है। इसी तरह से टाइटेनियम है, वो भी अपने चारों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। वनेडियम भी अपने 5वें इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। तो इसी के साथ साथ हम एक जनरल कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, एक जनरल टेबल बना लेते हैं। स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर, ये जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी अपने वैलेंस शेल के तीनों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। इसके बाद वनेडियम है एटॉमिक नंबर 23, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। देन क्रोमियम है, ये हमारे पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और इसके साथ +3 बनाना भी कोशिश करता है, +3 बनाने की भी, और +3 भी इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्रोमियम के बाद मैंगनीज़ है, मैंगनीज़ जनरली +7 और +2 बनाता है। अच्छा, अगर गौर से देखो तो हम ज़रा एक ऑर्डर में चल रहे हैं, +3, +4, +5, +6, +7, तो ये इस ऑर्डर को हम एक्सप्लेन करते हैं ग्रुप नंबर की बेसिस पर। मैंगनीज़ के बाद आयरन है 26,
आयरन +2 और +3 बनाना चाहता है, या +2 और +3 बनाया करता है। आयरन के बाद कोबाल्ट है, कोबाल्ट +2 बनाता होता है जनरली, और इसके साथ साथ इसका +3 भी देखने को मिलता है। कोबाल्ट के बाद निकल है, निकल +2 बनाता होता है। निकल के बाद कॉपर है, कॉपर भी +2 भी बनाता है और +1 भी बनाता है, +1 बनाता है और +2 भी बनाया करता है। कॉपर का +1 को तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 है। 4s1 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 4s0 हो गया और 3d10 हो गया, 3d कम्प्लीटली फिल्ड, 4s0 स्टेबल, करेक्ट। लेकिन +2 को एक्सप्लेन करने के लिए हम फिर से वहीं कहेंगे कि स्टेबिलिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड नहीं करती। ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है कैटाइन के साथ आने वाले एनाइन की नेचर पर भी डिपेंड करती है, करेक्ट। और इसी तरह जिंक जो है एटॉमिक नंबर 30, वो +2 बनाना पसंद करता है, जिंक +2 बनाना पसंद करता है। अच्छा, अब अगर तुम पीरियोडिक टेबल खोल करके देखो तो स्कैंडियम वाला जो ग्रुप है, स्कैंडियम के ठीक है येट्रियम, लेंथेनम, हैफनियम, लेंथेनम और एक्टिनियम मौजूद हैं, ठीक। और तो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा 3b, ये लेबल दिया होगा, ये इसका बेसिकली ग्रुप नेम है 3b। और हम देख रहे हैं कि ग्रुप का नाम भी 3 है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी 3 है। इस अगला ग्रुप तुम देखोगे पीरियोडिक टेबल में टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम और रदरफोर्डियम, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा +4, यानी 4b लिखा हुआ होगा। टाइटेनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी +4 है, उसके नीचे जिरकोनियम है, उसका भी +4 होगा, यानी ग्रुप्स में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहता है। हमने सिर्फ ऊपर वालों का डिस्कस कर लिया ताकि बता दें बाद में कि इससे नीचे वालों का भी ऐसे ही सेम ही होगा। टाइटेनियम का +4 है, टाइटेनियम के नीचे मौजूद जिरकोनियम का भी +4 होगा, ठीक है। जिरकोनियम के नीचे मौजूद हैफनियम का भी +4 होगा, रदरफोर्डियम भी +4 बनाएगा। और वेनेडियम को जब तुम देखोगे उसके आगे 5b लिखा होगा, वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी +5 है और ग्रुप का नाम भी 5b रखा गया है इसी वजह से। और वेनेडियम के नीचे तुम देखोगे नियोबियम होगा और फिर ड्यूबनियम, सॉरी, वेनेडियम के नीचे नियोबियम, नियोबियम के नीचे आपका टेंटेलम, टेंटेलम के नीचे आपका ड्यूबनियम होगा, ठीक। तो इनका सबका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्रोमियम वाले ग्रुप को जब तुम देखोगे तो देखोगे क्रोमियम वाले ग्रुप के ऊपर 6b का लेबल लगा होगा, तो क्रोमियम +6 शो करता है। तो इसी तरह से एक हमारे पास एक बढ़िया सा अरेंजमेंट बन जाता है कि जो ग्रुप का नंबर है वहीं ज़्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट्स का नंबर, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वहीं शो करता है एलिमेंट, यानी जितना ग्रुप का नंबर होता है, अगर ग्रुप का नंबर 3 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी 3, ग्रुप का नंबर 4 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7। और मैंगनीज़ वाले ग्रुप के आगे तुम देखोगे 7b लिखा हुआ है। और आयरन, कोबाल्ट और निकल, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट और निकल के जो ग्रुप हैं इनको हम जनरली एक ग्रुप मानते हैं। इन 3 ग्रुप्स को हम जनरली एक ग्रुप मानते हैं। आयरन, कोबाल्ट और निकल वाले ग्रुप को, 3 ग्रुप्स को हम जनरली एक ही ग्रुप मानते हैं और हम कहते हैं कि 8th B हैं। और 8th B के जो मेंबर्स हैं वो जनरली +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक हो गया। इस बात को याद रखना कि 8th B वाले जो हैं वो +2 और जनरली +3 शो करते हैं और उनके लिए +2 ज़्यादा स्टेबल होता है आमतौर पर। और इसके अलावा बाकी जितने हैं 3b, 4b, 5b, 6b और 7b वाले, ये अपने जितना उनका ग्रुप नंबर है उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और जो कॉपर वाला ग्रुप है, कॉपर के ठीक नीचे सिल्वर और सिल्वर के ठीक नीचे गोल्ड मौजूद है, इसके ऊपर तुम देखोगे कि लेबल लगा होगा 1b का, इसके ऊपर लेबल लगा होगा 1b का। तो हमने देखा कि कॉपर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, इसी तरह सिल्वर और गोल्ड भी 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जिंक को देखोगे तो जिंक के ऊपर लेबल लगा हुआ होगा 2b का, ठीक। तो जो जाहिर करेगा कि जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +2 है। और जिंक के नीचे मौजूद कैडमियम और मरकरी जो है वो भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं। तो इधर हमने क्या लिख रखा है, इधर हमने +1 लिख रखा है। चलो इसे चेंज कर देते हैं, इसको ज़रा एक टिक कर दूं मैं इन सबको। तो यहाँ पर मैंने ये टिक किए हैं और जिंक
को हमने ठीक भी कर दिया है। जितने जितने मैंने टिक किए हैं, स्कैंडियम को मैंने टिक किया है, टाइटेनियम को, वनेडियम को, क्रोमियम और मैंगनीज़ को। मैंगनीज़ की मैंने दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स को टिक किया, आयरन के भी सिर्फ +3 को, और कॉपर और जिंक के +1 और +2 को। इनको तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पर तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर पेपर में तुमसे पूछ ले कि स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 क्यों होता है, तुम इजीली जवाब दे सकते हो कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके स्टेबल फील करता है, टाइटेनियम 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके स्टेबल फील करता है, वनेडियम भी 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, क्रोमियम जो है +6 क्यों स्टेबल फील करता है, +6 में आंसर ये है कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। और मैंगनीज़ +7 और +2 को तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। +2 को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो 3d में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3d हाफ फील्ड स्टेबल, 4s 0 स्टेबल। इसी तरह से आयरन +3 को भी तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि आयरन में से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जब, तो 3d 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका, तो स्टेबल फील करेगा। इसी तरह कोबाल्ट और निकल का +2 भी तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो कि चलो ऑल दो इनमें 3d में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद +2 इनके ऊपर आ जाएगा, लेकिन 3d में 5 से ज़्यादा बच जाएंगे। तो थोड़ा सा ज़रा हम एक्सप्लेन इस तरह कर सकते हैं कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स s में से ही निकल गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स s में से ही निकल गए, सिर्फ s में से ही ये इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, और इसी वजह से इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कोबाल्ट और निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। करेक्ट। तो उम्मीद है लेक्चर कुछ थोड़ा बोरिंग हुआ होगा इस दफ़ा, और थोड़ा सा ज़रा कन्फ्यूजन भी होगी। कोई नहीं, वक्त के साथ साथ ये थोड़े कम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा तुम इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स और कैटायन और एनाइन के साथ जो स्टेबिलिटी है उसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। अभी फ़िलहाल जो बातें तुम्हें बताई हैं इनको जहन में रखो और इनको समझने की कोशिश करो। जो लॉजिक तुम्हें बताया है उसे अच्छे से याद करो। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।